हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। हमने लास्ट वीक क्रॉस प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट किया था। क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट के यूजेस क्या थे, ठीक है। और अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट पार्ट 2 बोल लो या क्रॉस प्रोडक्ट का ही कंटिन्यूएशन है। कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करना चाहूंगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हेडिंग है, ठीक है। फाइंडिंग अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमको क्या करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, हमको एक नया वेक्टर फाइंड करना है। हमको क्या करना है, एक नया वेक्टर फाइंड करना है जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, और वो नया वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो समझते जाओ, बहुत इजी है। बस इस तरीके से बताने का कारण यही है कि थोड़ा सा तुम एम्फेसिस दो। गिवन ए वेक्टर एंड क्या, बी वेक्टर, ठीक है। याद है टाउ वेक्टर क्या था? टाउ वेक्टर इज व्हाट? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आर यू गेटिंग दिस? एंड दिस टाउ इज व्हाट? perpendicular to both A vector and B vector. Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये याद करो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट? ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो टाउ वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड दिस टाउ इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। टाउ क्या होगा? ए और बी दोनों के लिए परपेंडिकुलर होगा, इतना आपको पता है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? हमको क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, बात को समझो। यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका क्या है? यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका, इसको यूनिट में बना दो। तो बेसिकली टाउ कैप इज व्हाट? ए वेक्टर, या चलो ऐसा समझो, टाउ कैप इज व्हाट? टाउ वेक्टर बाय टाउ का मैग्नीट्यूड, यानी कि टाउ वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो आपको वेक्टर निकलेगा, बात समझो, ये जो आपको क्या निकलेगा, वेक्टर निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दोगे, फिर उसको उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। सो दिस इज व्हाट योर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। जैसे काफी सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर इज दिस and this is perpendicular to both a vector and what? b vector. Clear है? Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट एक छोटा सा चीज यहाँ पर जो आप लोग मिस कर गए हो या आप लोग ध्यान नहीं दिए हो, क्लियर है, समझ में आ रहा है? दो आंसर्स होंगे। कैसे दो आंसर्स होंगे बताओ? a क्रॉस b भी परपेंडिकुलर हो, b क्रॉस a भी परपेंडिकुलर हो। रिलेट करो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो हमने पढ़ा था। हम लोग a क्रॉस b करते हैं तो भी वो परपेंडिकुलर होता है, b क्रॉस a तो भी परपेंडिकुलर होता है। याद करो, अगर एक डॉट हुआ तो एक क्रॉस हुआ, या इस तरीके से समझो, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड के कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं? बोर्ड का दो परपेंडिकुलर हो सकता है, एक बाहर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, अंदर हो सकता है। एक आउटवर्ड हो सकता है और एक क्या हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है। तो यू विल बी गेटिंग टू आंसर। This unit vector is perpendicular to both a vector and b vector, और एक क्या आ गया आपका, इसी में ही क्या लगाना है आपको, माइनस लगाना है, a क्रॉस b Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो you will be getting two answers, एक पॉजिटिव आंसर और एक क्या, नेगेटिव आंसर। ये नहीं समझ में आया होगा तो अभी एग्जांपल से मैं आपको एक समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। फाइंड यूनिट वेक्टर, ये स्कूल एग्जाम में देगा ही देगा भाई,
perpendicular to 2i minus j plus k and 3i minus 2k। ठीक है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो हमको इसके और इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं। एक को a ले लो, दूसरे को b ले लो। तो a क्रॉस b निकालते हैं, चलो पहले। दिस इज i, दिस इज j, दिस इज k। ठीक है, a का क्या क्या हो गया, 2 minus 1 1 b, b का क्या क्या हो गया, 3, j में 0, k में क्या, -2। क्लियर है, समझ में आ रहा है। a में क्या आ गया, 2 minus 1 1 और b में क्या, 3, j में 0 और ये -2। तो चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। i इंटू ये कितना हो गया, -2 और -1, 2 minus 0, तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 2i, क्योंकि अभी आप लोगों को आना चाहिए j का करेंगे तो दिस इज -4 -3, so this is what, -7, 2 2s are 4, -4 और -3 -7, प्लस k का करेंगे तो 2 into 0 0 minus of -3, so this is what, 3। तो अल्टीमेटली दिस इज what, 2i plus 7j plus 3k। क्लियर है, ये a क्रॉस b है। तो a क्रॉस b का मॉड निकाल लो, मैग्नीट्यूड इज 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस इज व्हाट, 7 7s are 49, 49 plus 9, 49 plus 9 is 58। ठीक है, 58 plus 4, 58 plus 4 is root over of how much, 62। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर क्या है, यूनिट वेक्टर। हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मॉड। तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, a क्रॉस b आ गया है, तो दिस इज व्हाट, 2i plus 7j plus 3k by root over of 62 and क्लियर है। इसमें एक माइनस साइन के साथ, -2i minus 7j minus 3k by root over of 62। आर यू गेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, देखो स्कूल वाले लोग तो अब आपको इससे सवाल पूछेंगे कि बोल देंगे फाइंड अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर्स, कभी भी ये तुमको पकड़ में आया या कभी भी तुम सवाल में ये लैंग्वेज सुने कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब a और b के परपेंडिकुलर मतलब a क्रॉस b कर सकते हो, b क्रॉस a कर सकते हो। a क्रॉस b आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते थे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। दो आंसर क्यों आया, एक a क्रॉस b का और एक b क्रॉस a का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल और ये कंसेप्ट आपको यूज कराएगा भी, देगा भी। दो वेक्टर, बार बार बोल रहा हूं, a b के परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर कौन सा होता है, a और b के परपेंडिकुलर क्या होता है, a क्रॉस b या b क्रॉस a। यूनिट बनाते कैसे हैं, दोनों को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से समझो, काफी टेक्निकल चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे एक और एग्जांपल कराता हूं, तब थोड़ा सा और ज्यादा आपको क्लैरिटी होगा। अब ये एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, find a vector of magnitude 18 and is perpendicular to both this and this। तो देखो इससे पहले तो हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड करते थे, अभी क्या बोला है, एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 18 है। ठीक है, तो इधर ध्यान देना, मेरी बात को अच्छे से समझते रहना क्या कर रहा हूं। लेट आवर आंसर इज x वेक्टर, हमको x वेक्टर फाइंड करना है। तो x वेक्टर इज व्हाट, x का डायरेक्शन
इनटू x का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो x वेक्टर इक्वल्स टू x कैप इनटू मैग्नीट्यूड इज व्हाट 18। हमको x फाइंड करना है, ठीक है, जो ऐसा ले लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x वेक्टर इज x का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 18 इनटू क्या x कैप, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। वेक्टर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब क्या बोला है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो मतलब अगर मैं इसको a ले लेता हूं 4i माइनस j प्लस 3k और 2i प्लस j माइनस 2k, ये a हो गया, b हो गया, तो x कैप इज व्हाट परपेंडिकुलर टू बोथ क्या a vector and b vector, so ultimately what I can write, x cap is what a cross b by a cross b, a vector cross b vector का vector divided by its magnitude। Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं कि a vector is this much, this is b vector, clear है? तो ये दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, x cap, x cap is nothing but x cap is perpendicular to both this and this। तो कैसे यूनिट वेक्टर बनाते थे, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बस अभी a क्रॉस b निकालते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कांसेप्ट आना चाहिए। a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, i j k, ठीक है, a का वैल्यू 4 minus 1 3, b का वैल्यू 2 1 and this is what minus 2, so that is I into, ये I हो गया, this is 2 minus 3 minus j into 4 2 is 8 minus 8 minus 6 plus k into ये क्या 4 minus of minus 2, that is 4 plus 2, that is how much, minus I, 2 minus 3 is minus I, and this is what minus minus plus 8 and 6 is 14 plus 14j, ठीक है, and this is what plus 6, ये a क्रॉस b हुआ। तो अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, मैग्नीट्यूड भी तो अपने को निकालना है, तो दिस मैग्नीट्यूड इज व्हाट प्लस 6 स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो गया भाई 14 into 14 36 37, कितना होता है भाई मेरे को तो नहीं पता, 4 4 जा 16 4 1 जा 5 into 14, so this is what 196, 36 plus 1 sorry 36 plus 1 37, तो 37 करने से 7 2 जा 14, तो 13 9 10 13, तो 233, तो 233 का कुछ हो रहा है, हो रहा होगा या जो भी होगा, इसको एज इट इज लिख देते हैं। कैलकुलेशंस आप देख लेना, चलो एक बार मैं भी देख लेता हूं। 4 minus 1 3 2 1 minus 2, ठीक है, वैल्यूज तो सही है, i को करे माइनस प्लस 2 minus 3, j करने से 4 2 जा 8 minus 8 3 2 जा 6, ठीक है, और k करने से 4 minus of minus 2, तो 6k minus I and this is plus 14, तो ठीक है जो भी आएगा। तो x cap, what is x cap, divided by root over of 233, clear, are you getting this? हो गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, x वेक्टर निकालना है, x वेक्टर इज व्हाट 18 into x cap, यानी कि 18 root 233 minus I plus 14j plus 6k
एंड दो आंसर होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बोला तो परपेंडिकुलर हमेशा दो तो होता है, एक माइनस साइन लगा के इसमें करोगे I minus 40 minus 60. Are you getting this? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ? तो ये जो टॉपिक था परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, कभी भी ऐसा बोल रहे कि भाई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं, एकदम क्या, एकदम फटाफट एकदम क्या करना है, फटाफट आपको ये जो सारे वेक्टर्स हैं वो दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर कर दोगे, परपेंडिकुलर करने के लिए क्रॉस करना है, फिर यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिर जो भी आपका क्वेश्चंस हो। तो ये थ्योरी ही है, बाकी हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट से जितनी चीजें थी मैंने कंप्लीट करा दी है, अब थोड़ा सा इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ छोटे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बेसिकली वेक्टर्स में नहीं बताता है ये, एक्चुअली पता है ये मोशन में पढ़ाया जाता है, बट मैं ठीक है चलो इसमें बता दे रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि हम लोग ने कुछ टॉपिक्स मिस कर दिए हैं। हम लोग इसको मोशन में पढ़ते हैं। तो देखो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर को बेसिकली स्मॉल r वेक्टर से डिनोट करते हैं। इट इज अ, या चलो ऐसा समझो, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, ये पॉइंट का होता है, ऑफ एनी पॉइंट lying in space is a vector connecting that point with origin। ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये मान लो z एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो सपोज एक पॉइंट है P1, इसके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, मैथ्स में पढ़े होंगे आप ये कोऑर्डिनेट्स। इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 एंड दिस इज व्हाट z, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है। चलो x y z ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x y z ये कोऑर्डिनेट्स है। तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर जो उस पॉइंट को किससे ज्वाइन कर देगा, ओरिजिन से ज्वाइन कर देगा, सीधा सीधा हम लोग को ज्वाइन करना है। अब ये वेक्टर है तो हेड और टेल होगा ही होगा। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, हेड ऑन द पॉइंट एंड टेल एट ओरिजिन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो दिस वन इज योर R1 वेक्टर। ये वेक्टर है, इसको क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है पॉइंट और ओरिजिन। सिमिलरली अगर एक और पॉइंट है P2, सपोज एक पॉइंट है P2, A, B, C का कोऑर्डिनेट्स है, तो उस पॉइंट को लेके ओरिजिन से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। सो दिस इज R2 पोजीशन, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर। तो लिखते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। R1 वेक्टर में कुछ नहीं, x में i मल्टीप्लाई करना है, y में j एंड z में k। सिमिलरली R2 वेक्टर, R2 वेक्टर मतलब a b c x y z कोऑर्डिनेट है, a i कैप, b j कैप, c k कैप। आर यू गेटिंग दिस? बहुत सिंपल सा चीज, बहुत इजी है, ठीक है। एक एग्जांपल बता देता हूं, यू नीड नॉट वरी। एक पॉइंट है P1 -2 3, 1 और एक पॉइंट है P2 -6 2, -1। कुछ भी कोऑर्डिनेट्स ले सकता है ना यार, इसमें क्या दिमाग लगा है। R1 R2, आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो व्हाट इज r1 वेक्टर? -2i plus 3j plus k. What is r2 vector? -6i plus 2j and minus k. आया बात समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एक्चुअली ये चीज मेरे को यहाँ नहीं पढ़ाना था क्योंकि मैं इसका एप्लीकेशन या यूज नहीं बता पाऊंगा यहाँ। ये चीज एक्चुअली आपके काम आएगी मोशन वाले चैप्टर में, बट ठीक है फिर भी मैं बता दिया हूँ। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। S से डिनोट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया? इट इज अ वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स with head at final and tail at initial। तो दो पॉइंट को जो ज्वाइन करता है उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। हेड फाइनल पे रहेगा, ध्यान क्या रखना है, हेड एट फाइनल, टेल एट क्या इनिशियल। तो चलो बनाते हैं, समझते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, क्लियर है? बहुत इजी है, एकदम आराम से समझना। तो इसको ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, आई और एफ को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। और हेड कहां पे? हेड इज वेयर इज योर हेड? फाइनल पे, टेल इनिशियल पे, ठीक है। एस वेक्टर निकालेंगे कैसे? ये आर इनिशियल, ये आर फाइनल, समझ में आ रहा है? इनिशियल का पोजीशन और ये क्या, फाइनल का पोजीशन। अब इसमें फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ, कौन कौन सा सेम ऑर्डर में? आर इनिशियल और एस, तो मैं क्या लिखूं? आर इनिशियल वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज व्हाट? आर फाइनल वेक्टर। अरे भाई देखो, ये और ये सेम ऑर्डर, ये ऑपोजिट ऑर्डर, तो इससे एस वेक्टर क्या आ गया? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अरे वेटिंग दिस, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये की एग्जांपल भी कर लेते हैं। -2, 1, 3, 3, 2, -6। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। एक बॉडी यहां से यहां है, तो बॉडी जब यहां से यहां गया तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको निकालना है, तो आर इनिशियल, व्हाट इज आर इनिशियल? -2i plus j plus 3k। What is r final? 3i plus 2j minus 6। What is displacement? Final minus initial. So this is what? 3i plus 2i आ जाएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं। फिर 2j minus j, फिर -6k minus 3k। So this comes out to be कितना? 5i plus j minus 9k। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली ये वाला जो हम लोग ने स्लाइड पढ़ा या ये वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा, समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है कि पोजीशन मतलब ओरिजिन और उसको ज्वाइन करना, हेड रहेगा फाइनल पॉइंट पे, टेल रहेगा इनिशियल पे। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट पे हेड, इनिशियल पॉइंट पे टेल। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल इनिशियल, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कैसे करके निकालते हैं? तो ये जितनी भी चीजें हैं ये यूज हमको अभी नहीं आएगी,
इसका जो भी यूज रहेगा विल बी डूइंग इट इन मोशन चैप्टर, बट एज ऑफ नाउ आई हैव टोल्ड यू। अब नेक्स्ट कोई छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ। ठीक है, अगेन मैं बताऊं ये प्योरली मैथ्स का चीज है, वेक्टर्स में यूज नहीं आएगा, आगे यूज आएगा। इसमें भी देखो कोसाइन लॉ तो पढ़ना ही नहीं है आपको, मैं हेडिंग डाल दिया हूं, दोनों चीज बता दिया हूं ताकि आपको पता चले हाँ कोसाइन लॉ भी करके कोई चीज होता है, बट ये चीज मैथ्स में वो लोग वेक्टर्स में पढ़ाएंगे। हम लोग को साइन लॉ पढ़ना है। तो साइन लॉ बेसिकली है क्या वो मैं बताता हूं। सपोज कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, तो एंगल्स ए के सामने वाला अल्फा ले लो, बी के सामने वाला को बीटा, सी के सामने वाला को गामा। जानते हो अल्फा बीटा गामा क्या है? नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज कर सकते हो, इसको कैसे यूज करना है या क्या समझना है? तो देखो साइन अल्फा के सामने वाला साइड इज ए इक्वल्स टू साइन बीटा, बीटा के सामने वाला साइड इज बी इक्वल्स टू साइन गामा, गामा के सामने वाला साइड इज सी। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ नहीं है, इसका प्रूफ तो यार बिल्कुल भी मैं बताऊंगा ही नहीं, मैथ्स का चीज है, ठीक है। तो साइन अल्फा के सामने वाला साइड ए, साइन बीटा, बीटा के सामने वाला साइड बी, साइन गामा, गामा के सामने वाला साइड सी। अब इसको यूज कैसे करते हैं? तो यार यूज करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। एक छोटा सा चीज बता रहा हूं, बट हम लोग को उतना नहीं चाहिए, ये न्यूमेरिकल में आएगा। ये सपोज एक ट्रायंगल है, ये 3 मीटर, ये मान लो 4 मीटर हुआ, और मान लो आपको ये एंगल गिवन है सपोज 30। क्लियर है? दिस एंगल इज व्हाट 30। क्लियर है? तो इसमें बहुत सारा चीज पूछ सकता है, जैसे ये वाला एंगल x ले लेता हूं, ये वाला एंगल को y ले लेता हूं, ये वाला एंगल को सॉरी ये साइड को l ले लेता हूं। तो तुमको यहां पर बोल देगा x फाइंड करो, y फाइंड करो, l फाइंड करो। तो इसमें यू हैव टू यूज दिस साइंस या साइन लॉ बोल लो। तो बहुत सिंपल है। सो हम क्या यूज कर सकते हैं? साइन 30/4 इक्वल्स टू साइन x by 3। आएगा समझ? साइन 30/4 साइन x by 3। तो अल्टीमेटली इससे क्या आ जाएगा? आपका x आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्टैंडर्ड एंगल नहीं आएगा, कुछ भी आ जाएगा। ये sin 30 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2 इनटू ये 4 इनटू 3 इक्वल्स टू sin x। तो इससे sin x इज हाउ मच? 3/8। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो छोटा सा यूज बस मैं बता रहा हूं, आगे फिजिक्स में हम लोग को ये यूज में आएगा। अब x आ गया तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? x निकल सकता है, एंगल निकल सकता है। y कैसे निकालोगे? x प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x y 30 डिग्री, तो इससे क्या आ जाएगा? तो फिर y आ जाएगा। मैं एक रफ सा चीज बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना, बस मैं यूज सिखा रहा हूं। अब y आ गया तो l भी निकाल सकते हो। कैसे l निकालोगे? sin 30 डिग्री बाय 4, ठीक है, 30 डिग्री है, ये x डिग्री है, ये x डिग्री, y डिग्री, x डिग्री, ठीक है। sin 30/4, 30 के सामने वाला 4 इक्वल्स टू व्हाट? sin
y डिग्री बाय सामने वाला क्या है उसका l। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, l भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत सिंपल सा चीज था। हम लोग कभी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब उसमें ऐसा करके कुछ आएगा, तब आप लोगों को काम में आएगा। अब साइंस लॉ को ये फिजिक्स में एक थ्योरम बना के बताते हैं। लैमीज थ्योरम, ठीक है। अगेन पता है ये लैमीज थ्योरम बता दे रहा हूं अभी, बट मेरे को वापस से फिर से बताना पड़ेगा। जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखूंगा, जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखूंगा तब ये लैमीज थ्योरम आएगा। तो ये बोलता है क्या है, सपोज देयर आर 3 वेक्टर्स, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये c वेक्टर, 3 वेक्टर है। और एंगल चलो भाई, a के सामने वाला को अल्फा ले लिए, b के सामने वाला को बीटा, c के सामने वाला को गामा, ठीक है। डायग्राम समझ में आ रहा है? 3 वेक्टर्स, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, a के सामने वाला अल्फा, b के सामने वाला बीटा और c के सामने वाला गामा। तो if resultant of a vector, b vector, c vector is 0, ठीक है। याद रखना ये कब यूज होता है लैमीज थ्योरम? ये लैमीज थ्योरम तब यूज होगा जब तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तब लैमीज थ्योरम क्या बोलता है, साइन अल्फा बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू साइन बीटा by b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू साइन गामा बाय c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आ रहा है बात समझ में? जो हमने अभी साइन रूल पढ़ा है ना, ये वही लैमीज थ्योरम से आया है कि लैमीज थ्योरम बोलता है अगर 3 वेक्टर्स, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर है, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट अगर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, उन तीनों का रिजल्टेंट अगर 0 है, तो a के सामने वाला अल्फा, b का बीटा, c के सामने वाला गामा, साइन रूल लगाएंगे, साइन अल्फा बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन बीटा बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन गामा बाय c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये भी जो टॉपिक है आप लिख लो वेक्टर्स एंड स्केलर्स में, बट इसका एप्लीकेशंस में यहाँ कुछ भी नहीं करा सकता हूँ। जब मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा सिलेबस को, तब ये चीजों की एप्लीकेशंस आएंगी, तब और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एज ऑफ नाउ इसलिए बता दें कि आप बुक्स देखोगे या किसी का नोट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये टॉपिक्स हमने क्यों नहीं पढ़ी करके, मैं आपको अभी लिखवा दे रहा हूँ। ये तो पूरा मैथ्स है, और जहां बात रहा लैमीज थ्योरम का, विल बी यूजिंग दिस एप्लीकेशंस इसका बहुत आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।